व्हाट इज सेट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसको हम ये ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं, ठीक, करली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं, ठीक है। और सेट के अंदर एक एलिमेंट केवल एक बार लिखा जाएगा, ठीक। जैसे आपने कहा सेट ऑफ वॉवेल, तो अपन ने सेट ऑफ वॉवेल को हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं यहीं पे लिखते जा रहा हूँ। सेट ऑफ वॉवेल को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर वॉवेल आ जाएंगे ए ई आई ओ यू, दिस इज सेट ऑफ वॉवेल। इसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर आ रहा है, जैसे सेट के अंदर कोई एलिमेंट आ रहा है, सपोज आई इसके अंदर आता है, तो हम लिखेंगे आई बिलोंग टू दिस सेट बी। इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स, आई बिलोंग्स टू दिस सेट बी। तो आई इस सेट का पार्ट है ना। अब मान लीजिए बी जो है, बी सेट में नहीं आता, वी राइट्स बी डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। इसे हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग मतलब उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई। अब मेन बात जो हमारे काम की है कि सेट को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो सेट को डिस्क्राइब करने के दो तरीके, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब जिसमें हम हर एलिमेंट को लिखते हैं और एलिमेंट को हम सेपरेट कर देते हैं कॉमा से। हर एलिमेंट को लिखते हैं और एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं बेटा? हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे? एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट नहीं करेंगे, एलिमेंट के अंदर की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको मेंशन करेंगे। जैसे आपने ये वॉवेल वाला सेट लिखा था, तो वॉवेल वाला सेट क्या हो गया? ए ई आई ओ यू। अब मुझे अगर लिखना है तो इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? वी कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स जो है वो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। X represent the element of any element of that set, such that X is vowel of English alphabet लिख दो। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम अपने क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर वो सभी बच्चों का सेट लिख दें, सभी का नाम लिख दें बच्चों के, वो सेट बन जाएगा। या हम ऐसा कहता है X such that X is the student of 11th A in पाई क्लास, वो भी हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। अब ऐसे देख लो, नेचुरल नंबर को कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 कॉमा सेपरेट कर दोगे। होल नंबर में 0 और आ जाएगा, सेट का फॉर्म में लिख दिया। इंटीजर में हम ऑल नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 लिख देंगे, ठीक है ना। रैशनल नंबर यू ऑलरेडी नो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये सब चीजों में अभी अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। नाउ अब रियल नंबर क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। रियल नंबर आप सभी जानते हो कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। यूनियन का मतलब होता है दो चीजों को क्लब करना। किसी चीज को मुझे ऐड करना है तो उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा यूनियन। जैसे मान लो आपको 2+3 करना है, अगर आपको 2+3 करना है, 2+3 करना है तो आपने प्लस यूज किया। अब मुझे मान लो कि एक सेट है Q रैशनल नंबर और दूसरा सेट है इरेशनल नंबर, इन दोनों के एलिमेंट को ऐड करना है। I want to just add the element of these two, तो मैं प्लस यूज नहीं कर सकता ना, तो इसके लिए मैं यूज करता हूं यूनियन। यूनियन का मतलब होता है चीजों को क्लब करना, ये नोटेशन है। अगर मुझे कॉमन निकालना है किसी चीजों को, तो मुझे कॉमन निकालना है तो कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जैसे एग्जांपल लो, सपोज कर लो एक सेट ए लिया मैंने 1 3 4 8 10 15 और एक सेट बी भी ले लिया मैंने 1 2 3 5 8 9 12 15 17 ले लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? यूनियन का मतलब होता है दोनों के एलिमेंट को क्लब करना, पहली बात। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को मैं क्लब कर दूंगा। दूसरी बात, सेट में एलिमेंट को केवल एक बार ही लिखना है। सेट में एलिमेंट को केवल एक बार ही लिखना है, ठीक है ना। और सेट को में जब एलिमेंट को एक बार लिखना है और यूनियन में आपको क्लब करना है, तो यार एक मिनट, ये बड़ा प्रॉब्लम है। और यूनियन का मतलब क्लब करना है,
तो मुझे 1 और 1 को क्लब करना, लेकिन ये दो एलिमेंट, ये दोनों तो सेम एलिमेंट है, लिखना केवल एक ही बार है, तो 1 लिख दिया। फिर अगला एलिमेंट कौन सा, 2, 3 भी दोनों में आ रहा है लेकिन लिखूंगा एक ही बार। 4 नहीं आ रहा है, किसी एक में आ रहा तो भी लेना है, दोनों में आ रहा तो भी एक बार लेना है। 5 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा। ये यूनियन हो गया। मतलब ए यूनियन बी का मतलब इसके अंदर सेट ए के भी सभी एलिमेंट आएंगे, सेट बी के भी सभी एलिमेंट आएंगे, कॉमन एलिमेंट दोनों के एक बार ही लिखे जाएंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी, जस्ट मैं मीनिंग समझा रहा हूं, सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखने। तो कौन कौन कॉमन है? देखो दोनों में 1 कॉमन है, नेक्स्ट कौन कॉमन है? 3 कॉमन है, यस। नेक्स्ट कौन कॉमन है? 4 कॉमन है, 8, यस 8 कॉमन है। नेक्स्ट कॉमन कौन है? 15, ये भी कॉमन। ये हो गया ए इंटरसेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, क्लियर होगी बात? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, A1 जो है वो सेट ए का भी एलिमेंट है, 3 भी सेट ए का एलिमेंट है, 8 भी सेट ए का एलिमेंट है, 15 भी सेट ए का एलिमेंट है। और ध्यान दो तो ये सब सेट बी के भी एलिमेंट है। अगर कोई एक सेट, सपोज कर लो एक सेट सी मैंने कह दिया, यहाँ एक वर्ड और समझा दूं, सबसेट का मीनिंग क्या है। ये मालूम है नहीं मालूम तुम लोग को? मालूम होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं मालूम इसलिए मुझे नहीं मालूम कि आपको मालूम है कि नहीं। So let me explain it again. Let's say we have one more set C. एक सेट C ले लेता हूं जिसमें मान लीजिए मैंने एलिमेंट ले लिया 1, 4 और 10। अब C जो एलिमेंट है, ध्यान दो, C के जो जितने भी एलिमेंट है, सेट C के जितने भी एलिमेंट है, ऑल दीज आर एलिमेंट ऑफ सेट A। ध्यान से देखो, सेट A के C के जितने भी एलिमेंट है, ऑल दीज आर एलिमेंट ऑफ सेट A। 1 भी सेट A का एलिमेंट है, 4 भी है और 10 भी है। It means I can say C is subset of set A. This is read as subset. Subset, sub मतलब छोटा, सब मतलब C इससे छोटा सेट है, C A का छोटा सेट है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है, हमने लिखी है यहाँ पे कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर को मैंने लिखा, रियल नंबर इज Q यूनियन Q डैश। QC मतलब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको, ठीक। रैशनल और इरेशनल का यूनियन है। और नेचुरल नंबर मालूम है, इससे बड़ा इंटीजर होता है। नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट इंटीजर का पार्ट है, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल। ठीक। अब रियल नंबर लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है वो समझ लो, जो काम आएगी। रियल नंबर लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी पॉइंट अगर आप इस रियल नंबर लाइन पे ले लोगे तो उसके से करस्पॉन्डिंग एक यूनिट नंबर मिलेगा। कोई भी एक पॉइंट यहां मेंशन किया आपने, उससे करस्पॉन्डिंग एक नंबर मिलेगा। कोई भी नंबर आप सोच लो, कोई भी नंबर आप सोच लो, आपने कहा कि नहीं हमने पाई नंबर सोच लिया, तो पाई से करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा। आपने बोला नहीं साहब मैं तो 3.00001 एक नंबर सोचता हूं, तो उससे करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिलेगा। मतलब कोई भी पॉइंट इस पे ले लो, उससे करस्पॉन्डिंग नंबर मिलेगा। कोई भी रियल नंबर आप ले लो, उससे करस्पॉन्डिंग इस पे एक पॉइंट मिलेगा। मतलब रियल नंबर लाइन पे कोई भी गैप नहीं होता। सबसे मेन चीज ये, इसमें कोई गैप नहीं होता। ठीक है, रियल नंबर लाइन में कोई भी गैप नहीं होता। बात समझ गए? क्लियर? अब आइए मेन, सबसे मेन चीज, अब यहां से हम चालू कर रहे हैं इंटरवल। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यूनियन का मीनिंग, इंटरसेक्शन का मीनिंग, सबसेट का मीनिंग। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? देखिए, जैसे हमने अभी किसी भी एलिमेंट के सेट को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया? पहला रोस्टर फॉर्म यूज किया, हर एलिमेंट को लिखा। दूसरा हमने क्या यूज किया? सेट बिल्डर फॉर्म यूज किया, एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी। अब क्योंकि सेट लिखते समय बहुत ज्यादा बार सेट को बार बार में लिखना पड़ता है और रियल नंबर के सेट लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि ये बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा कि सपोज कर लो एक रियल नंबर लाइन है और ये सपोज कर लो 0 है, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। मैं बता रहा हूं, बताओ बिटवीन 1 and 5 हाउ मेनी रियल नंबर आर देयर?
बिटवीन 1 to 5, बिटवीन 1 and 5 कितने रियल नंबर है भाई? सो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 3 इनफाइनाइट या 4. हाउ मेनी रियल नंबर आर देयर बिटवीन 1 and 5? How many real number are there between 1 and 5? Yes, infinite. Very good. Now, I want to write a set of all these real number. अब इन सभी रियल नंबर का मैं एक सेट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं. So can I write this as in set form? मान लो सेट ए के फॉर्म में लिखना चाहता हूं. तो सेट के फॉर्म में मुझे क्या करना पड़ेगा? जितने भी नंबर है सभी को मेंशन करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में. अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो इन दैट केस आई हैव टू राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट. तो बताओ भाई, 1 के बाद बिटवीन का तो 1 तो इंक्लूड होगा नहीं. 1 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 1 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 1 पॉइंट, सर बोलो सर 001 सर, और 2 4 जीरो बढ़ा दो, जितने जीरो बढ़ाना बढ़ा दो, ये नंबर होगा. ये नहीं होगा. इसमें अगर मैं 4 जीरो और बढ़ा के 1 लिख दूंगा तो ये से छोटा नंबर पीछे का मिल जाएगा. तो आप इसके अंदर जो नंबर्स होंगे इनको आप नहीं लिख पाएंगे. Because in roster form you have to write each and every number. You can't leave any number. जैसे मुझे क्लास में बच्चों की अगर अटेंडेंस लेनी है तो मुझे हर बच्चे का नाम लेना होगा, भले वो बच्चा प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, है ना. आई कांट लीव एनी नेम और बोल दूं कि साहब वो बच्चा तो मैंने एब्सेंट मार्क कर दिया, भले प्रेजेंट होगा. तो रोस्टर फॉर्म में हर एलिमेंट को लिखना है, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इन नंबर को हम यहाँ मेंशन करके एक एक नंबर को हम लिख नहीं पाएंगे, और नंबर कौन सा होगा ये भी हमको नहीं मालूम. सो दिस वे ऑफ राइटिंग ए सेट ऑफ दिस टाइप ऑफ ए नंबर बाय रोस्टर फॉर्म इज नॉट पॉसिबल. अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में हमें प्रॉपर्टी लिखनी है. तो हम ऐसा लिखते हैं x such that x lie between 3 and 5 and x is real number. ठीक है साहब, प्रॉपर्टी लिख दी आपने. अब क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो लिख दी लेकिन नंबर कौन से हैं, तो समझ में नहीं आ रहा. थोड़ा और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें. ये तुमने लैंग्वेज में लिख दिया. ये जो मैथ्स की लैंग्वेज है इसको जो लैंग्वेज है इंग्लिश की, इसको मैथ्स में लेके आइए. तो अब मैंने बोला चलो एक काम करो, उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखता हूँ. x such that 1 to 5 not 3 to 5. x such that x is greater than 1, less than 5 and x belong to real numbers. देखो ये हम चाह रहे थे 1 से 5 के बीच के सभी नंबर होने चाहिए. बिटवीन लिखा है इसलिए 1 और 5 उसमें इंक्लूड नहीं है. तो x is greater than 1, less than 5, 1 इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड नहीं है, इसके बीच के सभी रियल नंबर आ गए एंड x is रियल नंबर. यस, अब ये चीज आपके सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है. सो दिस इज, ये जो रियल नंबर का सेट है, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. अब क्योंकि इस वे ऑफ राइटिंग इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं क्वेश्चनों के अंदर कैलकुलेशन में, तो इसके लिए हमने एक नया तरीका यूज किया जिसे हम कहते हैं इंटरवल. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए न्यू टर्म व्हिच इज कॉल्ड ओपन इंटरवल 1 to 5. This is called open interval. क्या कहा इसको बेटा? ओपन इंटरवल का. क्यों ओपन कहा? क्योंकि इसमें 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है. अगर यही सेट में ऐसा लिखता कि सेट A x such that x is greater than equal to 1, less than equal to 5 and x belong to real number, में ऐसा लिखता तो इसको मैं कहता क्लोज इंटरवल 1 to 5. ठीक है, इसमें क्या कहता बेटा? क्लोज इंटरवल कहता. इसका मतलब इस पूरी स्टेटमेंट को लिखने की जगह अब मैं केवल इतना लिखूंगा.
मैथ्स की यही ब्यूटी है, पहले इंग्लिश की लैंग्वेज को हमने नोटेशन में लाया, उसको और छोटा कर, हम लैंग्वेज को ही मैथमेटिकल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो ए आपके पास हो गया x such that x is between 1 to 5, है ना, both are included, और x belong to real number। इस पूरे स्टेटमेंट की जगह मैं लिखूंगा क्लोज इंटरवल 1 to 5। इसका मतलब ये है, इसी चीज को अब ये लिखा जाएगा, इसका मीनिंग ये है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं इसका मीनिंग क्या निकला, 1 से 5 के बीच के सभी रियल नंबर लेने हैं, साथ में 1 and 5 भी इंक्लूड है। अब मैं बोलता हूं, बताओ कि अगर मान लो मैंने क्लोज्ड 1 ओपन 5 लिखा होता तो यहां क्या लिखता, यहां सेट के फॉर्म में क्या लिखना चाहिए था, x such that x is greater than 1 less than 5 x belong to real number। क्या मैंने सही लिखा है, और आई हैव टू डू सम चेंजेस। तो यहां क्लोज हो, यहां ओपन है, जहां क्लोज्ड होगा उसको हम इंक्लूड करेंगे, तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, और जहां ओपन होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब मैंने कहा मान लो ऐसा लिखा होता 1 5 क्लोज, तो क्या होता, लिखो अपनी कॉपी में, x such that x is greater than 1 less than 5 x belong to real number। क्या ये सही है, और सही नहीं है तो कहां करेक्शन करना है, सही नहीं है तो कहां करेक्शन करना है, सोचो। ओपन में इंक्लूड नहीं होगा, क्लोज में इंक्लूड होगा। ये ओपन इंटरवल में देखो, ओपन इंटरवल में इक्वलिटी साइन नहीं आएगी, क्लोज इंटरवल में इक्वलिटी साइन आएगी, ठीक है। तो यहां पे नहीं, इससे ये लिखना है आपको, इससे ये बताना कि कहां करेक्शन करना है। तो 1 पे ओपन आएगा और 5 पे क्या आएगा, क्लोज आएगा। तो इसे हम कहते हैं क्लोज्ड ओपन, इसे कहते हैं ओपन क्लोज्ड, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैंने कहा रियल पॉजिटिव नंबर, रियल पॉजिटिव नंबर ऐसा लिखा है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन के ऊपर 0 से कहां तक जाना है, इंफिनिटी तक। अच्छा, कोई रियल पॉजिटिव नंबर में 0 आता है क्या, 0 क्या पॉजिटिव नंबर में आएगा, बोलो, 0 क्या पॉजिटिव नंबर में आएगा, 0 यहां पॉजिटिव नंबर में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां 0 इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, इंफिनिटी तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं, तो रियल पॉजिटिव नंबर को हम कहेंगे 0 से इंफिनिटी के बीच के सभी नंबर, ना ये इंक्लूड होगा ना ये इंक्लूड होगा, तो जाएगा 0 to इंफिनिटी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा, हम ऐसा कहते हैं r प्लस नीचे लिखते हैं, r प्लस नीचे लिखने का मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब क्या होगा, इसके अंदर 0 इंक्लूड होगा। अब अगर कोई चीज इंक्लूड होगी तो वहां पे अपन डार्क बड़ा बोल्ड सर्किल कर देंगे, अपन डार्क बड़ा बोल्ड सर्किल कर देंगे, तो 0 इंक्लूड होगा, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, उसमें 0 आएगा और पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से इंफिनिटी तक जाएगा, और 0 अब इंक्लूड होगा, तो इसको हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी। इज दिस क्लियर? तो पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है, भैया आप जानते हो पॉजिटिव नंबर में 0 नहीं आता, तो 0 के बाद वाला नंबर आएगा, कौन सा आएगा 0 के बाद वाला नंबर, और 0 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा सर, वो बता दो। वो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, ये भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, इसीलिए उसको ओपन लिखा है। और नीचे अगर प्लस आ जाता है तो इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर, ये नोटेशन ध्यान रखिएगा। वैसे अगर उन्होंने ऊपर माइनस लिखा r माइनस, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर कहां से आएंगे, नेगेटिव नंबर आपके पास आएंगे माइनस इंफिनिटी से 0, और 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये हो जाएगा नेगेटिव रियल नंबर, और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0। और अगर मैं r में नीचे माइनस लगा दूंगा तो इसका मतलब होता है नॉन पॉजिटिव नंबर।
और इसमें क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्लोज्ड। ठीक, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब अगर मैं रियल नंबर बोल दूं, रियल नंबर क्या होगा, ध्यान रखिएगा इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर नॉट द नंबर। अब रियल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरे जाएंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस। व्हाट दैट इज रिप्रेजेंट एक्चुअली, ये पूरा रिप्रेजेंट क्या करता है ज्योमेट्रिकली, अगर ज्योमेट्रिकली देखोगे तो दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ये पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आप इसको देखोगे आर पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, दिस रिप्रेजेंट ए रे, यहां से स्टार्ट हुआ एंड तक जा रहा है, ये रे रिप्रेजेंट कर रही है। और आप इसको देखोगे 1 to 5, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 से 5 के बीच के 1 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, 1 से 5 के बीच के आने वाले सभी नंबर, दिस रिप्रेजेंट ए लाइन सेगमेंट। ये मैंने आपको इंटरवल के बारे में पूरा क्लियर कर दिया, कौन सा क्या है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इंटरवल भी बता दिया। ये सब लिखा ओपन इंटरवल, ओपन ए टू बी, एक्स बिटवीन ए टू बी, एंड पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं होते, और जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होते वहां पे ध्यान रखना, वहां पे अपन छोटा सा खाली गोला ऐसा बना देते हैं। ए टू बी या ए टू बी के बीच में, ए टू बी अगर ये मान लो पॉइंट ए और बी है, तो ये पॉइंट अगर इंक्लूड है तो वहां पे हम उसको भर देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और जहां इंक्लूड नहीं है वहां पे हम खाली गोला छोड़ देते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटरवल इन टर्म ऑफ इनइक्वलिटी एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट है। तो पहले आप सब लोग इस इंटरवल को -2,3 जैसे पहला क्वेश्चन में समझा रहा हूं, इसको इनइक्वलिटी के फॉर्म में लिखो। -2,3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है x such that x is greater than -2 and less than 3। ऑब्वियसली x बिलोंग टू रियल नंबर है ही, हो तो नंबर लाइन के ऊपर, ये नंबर लाइन का मतलब रियल नंबर लाइन है, ये हो गया। अब इसको आपको रिप्रेजेंट भी करना है ग्राफिकली, तो नंबर लाइन खींचो, नंबर लाइन पे दिखाओ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -2 मार्क करो कि ये -2 है और ये आपका 3 है, दोनों इंक्लूडेड नहीं है, खाली गोला लगाओ, ओपन सर्कल दिखाओ, और फिर इसके बीच के सभी नंबर को ऐसे शेडिंग कर दो, मतलब पूरा यहां से यहां तक ले रहा हूं। या बहुत बार ऐसा भी करते हैं कि यहां से यहां तक ऐसे लाइन खींच देते हैं, वो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर देते हैं, कोई भी चीज यूज कर लो, ठीक है, क्लियर। चलो फटाफट सबको जल्दी से रिप्रेजेंट करो अपनी कॉपी में। एनी डाउट, आगे बढ़ो, चलो अब आ जाओ। एक्सप्रेस द सेट ऑफ ईच सेट इन द इंटरवल नोटेशन। इसको अपने को जो इंटरवल नोटेशन में दिया है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली। ये जो सेट इन द इंटरवल नोटेशन, इसको एक्सप्रेस करना है, इसका मतलब क्या है, तो इसका करना कैसे, इसको समझ जाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास एक इंटरवल है -∞ to 3, इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -2 to ∞। तो इसका मतलब ये नंबर लाइन हो गया, ध्यान से देखना, वो सिंपल है, ये -∞ है, इन्फिनिटी है, -∞ से 3, ये 3 तक मैं मार्क किया, और -∞ से 3 दोनों ओपन है, तो यहाँ पे खाली गोला लगाया और ये शेडिंग कर दी, ग्रीन शेडिंग, ठीक है। मैं लाइन खींचने के लिए शेडिंग करता हूं, फिर -2 to ∞, -2 इधर कहीं आएगा, तो ये -2 हो गया, यहां से इन्फिनिटी तक जाना है, -2 पे क्लोज्ड है, यहां ये बोल्ड होगा और ये रेड शेडिंग। और हमसे कहा है इन दोनों के बीच में क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ग्रीन और रेड शेडिंग में कॉमन, हमें कॉमन वैल्यू लेनी है, कॉमन शेडिंग लेनी है, ठीक है। तो कॉमन शेडिंग कहां पे, ध्यान से देखो, तो जहां ग्रीन और रेड दोनों आ रहा है वो शेडिंग कॉमन है, तो कॉमन शेडिंग विल बी हियर इक्वल टू, दिस इंटरसेक्शन विल बी एक्चुअली इक्वल टू
माइनस इंफिनिटी टू 3, इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -2 टू इंफिनिटी, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? ये किसके इक्वल होगा? क्लोज इंटरवल -2 टू 3 ओपन। इन दोनों का ये कॉमन निकल गया। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? नाउ यू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 2, देन यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 and 6. डू इट फास्ट। कॉमन है, यूनियन है, तो दोनों को क्या करना? क्लब करना है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 और समझा दूं यूनियन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। Say it is close interval 0 to 3 open union close interval 2 to 6। ये अब इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखो, क्लोज इंटरवल 0 to 3 ओपन कैसे मेंशन करना वो ध्यान दो। ओपन 0 to 3 पे है ओपन, ये शेडिंग हो गई। अब ब्लैक वाला ले लेता हूं, 2 to 6, 2 3 के पहले आएगा तो यहां हो गया 2 से 6, दोनों क्लोज्ड है, तो इस पे भी बोल्ड और इस पे भी बोल्ड, यहां शेडिंग कर दी। अब मैंने कहा दोनों का यूनियन लेना है। अच्छा, 3 पे क्लोज, 3 बोल्ड है, अब दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन लेना है मतलब अब आपको ब्लू शेडिंग भी लेनी है और ब्लैक शेडिंग भी लेनी है, दोनों शेडिंग लेनी है। ब्लू शेडिंग भी लेनी है और ब्लैक शेडिंग भी लेनी है। सो ऑब्वियसली क्लोज इंटरवल 0 to 3 ओपन यूनियन क्लोज इंटरवल 2 to 6 क्लोज्ड, क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 6। बोले सर ये तो 2 बार आ गया। हाँ 2 बार आया, लेकिन मैंने क्या कहा था? 2 बार वाला एलिमेंट जो है एक ही बार लिखना है, और दोनों में से किसी एक सेट में मौजूद है। जैसे 3 मान लो, 3 जो है पहले वाले सेट में नहीं है, लेकिन 3 दूसरे वाले सेट में है, तो यूनियन में तो आएगा। यूनियन की बात समझो। तो इसका मतलब यहाँ शेडिंग यहां से यहां तक पूरी जो चल रही है वो ले लीजिए। समझ गए? क्लियर? अगर मैं इसका इंटरसेक्शन बोलता, अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहता 0 to 3 इंटरसेक्शन 2 to 6, इंटरसेक्शन बोलता, तब क्या करते आप? कॉमन शेडिंग लेते, ब्लू वाली और ब्लैक वाली, तो ये हो जाता क्लोज इंटरवल 2, तो 2 पे क्लोज है देखो ध्यान से, और 3 पे क्या है? ओपन, कॉमा 3 ओपन। शेडिंग समझ में आ गई सभी को? -4 to 1 पे बोल्ड, 4 पे ओपन शेडिंग, फिर -3 तो यहां कहीं आएगा, है ना? तो -3 to 4, -3 पे ओपन, 4 पे भी ओपन। क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ये कॉमन शेडिंग होगी -3 से 1, तो इसका आंसर हो गया -3 ओपन, 1 पे क्लोज्ड। 1 पे क्लोज्ड है और -3 पे ओपन, ये कॉमन शेडिंग है। ठीक, ओके, चलिए 5th निकालिए। जब आगे हम इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी डिसीजन लेते समय। 5th कैसे बनेगा? ये मान लो 2 से इंफिनिटी जाना है, 2 पे क्लोज्ड अप टू इंफिनिटी, फिर 4 इसके आगे आएगा, 4 पे ओपन तो खाली गोला अप टू इंफिनिटी। कॉमन शेडिंग देख लो, कॉमन शेडिंग थोड़ी यूनियन चाहिए, यूनियन चाहिए भैया। अगर यूनियन चाहिए तो क्लियर है, रेड वाली ग्रीन वाली दोनों जहां तक जा रही है पूरी ले लो, तो रेड वाली सभी को कवर कर ले रही है, तो 2 टू इंफिनिटी होगी। इस पर सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, तुम दोनों बच्चे पीछे रह रहे हो। अरे स्पीड बढ़ाओ, स्पीड, सिंपल क्वेश्चन है। -1 to 1 और 2 to 5, -1 to 5 नहीं, यहां गड़बड़ हो रही है। देखें, -1 to 1 इंक्लूडेड है क्या? ये इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है, और 2 तो इसके आगे आएगा, 2 to 5। 2 to 5 में क्या है? 2 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, ये वाला गैप आ गया, ये आ गया, इसके बीच वाला पोर्शन तो आया ही नहीं। देखिए यहाँ गलती हुई ना, इसका बीच वाला पोर्शन आया क्या? 1 से 2 वाला पोर्शन किसी में आ रहा है क्या? आप देखो ना, तो इसमें आ रहा ना इसमें आ रहा है। 1 से 2 वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, तो इसको आप
ने अगर ये जो आंसर दिया है -1 से 5 क्लोज, ये गलत है। आप इसको एक साथ लिख नहीं पाओगे, और लिखना चाहते हो तो फिर ऐसा लिखोगे -1 से 5 क्लोज्ड, -1 से 5 क्लोज्ड माइनस किसी चीज को अगर हटाना है, देखिए इसके अंदर 1 से 2 वाला रिजल्ट आ चुका है, सुनना ध्यान से, इसके अंदर 1 से 2 वाला गैप आ चुका है जो कि हमारे दोनों ही इंटरवल में नहीं कवर हो रहा है, तो ये इसमें एक्स्ट्रा आ गया है, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको माइनस करूंगा। अब माइनस क्या करूंगा, 1 मेरे पास चाहिए था तो क्लोज इंटरवल 1 माइनस करूंगा, 2 मेरे पास इस आंसर में चाहिए था तो ओपन इंटरवल 2 माइनस करूंगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो चाहो तो, -1 to 5 गलत आंसर है, क्योंकि -1 to 5 में 1 से 2 के बीच के नंबर भी इंक्लूड हो गए जो कि एक्चुअल क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं हो रहे। यू कैन राइट लाइक दिस इफ यू वांट, या वैसे का वैसे ही छोड़ दो कि साहब हम तो ऐसे ही लिखेंगे आंसर, ठीक है, क्लियर? ये 6th क्वेश्चन का पॉइंट समझ में आया सभी को? यू कैन आइदर यू लीव एज इट इज कि साहब इसको हम डायरेक्ट यूनियन नहीं कर पा रहे क्योंकि बीच में गैप आ गया, और यू राइट लाइक दिस कि हमने यहां से यहां तक यूनियन कर लिया, ठीक है, और जो गैप वाली चीज थी उसको हमने माइनस कर, गैप कौन किसका आ रहा, 1, गैप में 1 है, इंटरवल में 1 नहीं है, इस इंटरवल में 1 नहीं है, गैप में 1 है, 1 माइनस किया। अच्छा, इस गैप में 2 नहीं है क्योंकि इंटरवल में 2 है, तो -1 to 2। तो लिखते समय बहुत ध्यान देना है आपको, इस तरीके से अगर लिखना है तो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आ जाइए इनइक्वालिटी क्या कहती है, मैं सिंपल कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है, बाकी यहां सब कहानी लिखी हुई है, मैं इसको आपको और चाहूं तो भेज दूंगा। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट में समझो, सपोज कर लो 7 इज ग्रेटर देन 3, नंबर से समझिए 7 3 से बड़ा है, ऑल ऑफ यू आर एग्री। अब इसमें मैं कोई एक नंबर ऐड कर दूं 7 + 5, और इधर भी 3 + 5 ऐड कर दूं, तो क्या हुआ, 7 + 5 इज, बोलो, ग्रेटर देन 3 + 5। तो पॉजिटिव नंबर ऐड करने पे, पॉजिटिव नंबर +5 ऐड करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अगर मैं पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई भी कर दूं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। पॉजिटिव नंबर अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी कर दूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई प्लस माइनस इनटू डिवीजन करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं और 3 का स्क्वायर कर दूं तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज़ 7 इज ग्रेटर देन 3, 7 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। मैं 7 का रूट ले लूं और 3 का रूट ले लूं तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया 7 × -2 और 3 × -2, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, क्लियर? या मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/7 और 1/3 रेसिप्रोकेट कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। बहुत सिंपल सी मैंने बात कही है एग्जांपल के साथ। अब सपोज कर लें 3 इज ग्रेटर देन -5, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल सही है। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई बाय एनी पॉजिटिव नंबर कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है कि ध्यान दीजिएगा। अब मैंने कहा काम करो, इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, चलो इसको स्क्वायर करते हैं। पहला केस 3 स्क्वायर और -5 का स्क्वायर क्या हो गया, तो लेस देन हो गया। यहां दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी थी,
इसमें मेन चीज है कि यहाँ पे एक कंडीशन है कि मॉड ऑफ 7 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 3, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। जी ये साइन था और इसका साइन सेम था, दोनों के मॉडुलस का भी, इसलिए स्क्वायर करने पे भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं, रूट लेने में भी नहीं। यहाँ पे ध्यान देना कि मॉड ऑफ 3 जो है और मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5 सभी जानते हो 5 होता है, मॉड ऑफ 3 लेस देन 5, समझ गए? तो मॉड ऑफ 3 इज लेस देन मॉड ऑफ 5, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगी। नंबर से बहुत इजीली समझ में आ रहा है, जब वो x1 x2 a b में लिखा जाता है तो दिक्कत होती है। इन कंडीशंस को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना क्लियर हो गया तुमको? दूसरा चलो देखते हैं इसका रेसिप्रोकल में क्या होता है। 1/3 और 1/-5, फिर ये बड़ा ही रहा। अब रेसिप्रोकल में पहले केस में क्या हुआ था, इनइक्वालिटी चेंज हो गई थी, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं। समझ में आ गई बात? ये छोटी छोटी कुछ बारीकियां हैं जो इसमें ध्यान देनी पड़ती है। नॉर्मली यू इनकाउंटर विद दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज, ज्यादातर ऐसी चीजों से आप इनकाउंटर करेंगे, बट sometime especially in competitive examination we will encounter with this type of things। तो वहां पे हमको इन कंडीशंस को ध्यान में रखना है, ये है एक्चुअल कंडीशंस, ठीक। इसमें और छोटी छोटी बातें हैं जो जिसमें मिस्टेक्स बहुत होती हैं बच्चों की, उसको हम लेते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ, सबको क्लियर हो गया है? तो मैं चलता हूं, दो प्रॉपर्टियां लिखी गई हैं उसकी। सो फटाफट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, इफ a लेस देन इक्वल टू b, इफ एनीबडी इज सेइंग a इज लेस देन इक्वल टू b, मीनिंग इज टू थिंग्स, a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। a लेस देन इक्वल टू b में दो मीनिंग है, और लगा है a लेस देन b और a इक्वल टू b। ध्यान रखना, अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू। इज दैट क्लियर? कोई एक भी ट्रू हो जाएगा, रिजल्ट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू, ठीक। ओके, ये सबसे पहली मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग वाली प्रॉपर्टी में। दूसरी प्रॉपर्टी इजी है, a लेस देन b है, b लेस देन c है, तो ऑब्वियसली a लेस देन c है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, नॉर्मल है। लॉ ऑफ एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। a लेस देन b है, हमने प्लस x कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। नाउ कम टू हियर, this is important. If a1 is less than b1 and a2 is less than b2 dot 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 am is less than bm, ऐसा है तो a1 plus a2 dot plus am सबका सम is also less than b1 plus b2 up to b। अगर इनइक्वालिटी सेम फॉलो हो रही है तो सबके लेफ्ट हैंड साइड का सम इज लेस देन सबके राइट हैंड साइड का सम। ऑब्वियस फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ जाइए a is greater than b, और अगर मैंने दोनों तो m से मल्टीप्लाई किया, and if m is positive, inequality will not change। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे m से, अगर m पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। जैसा मैंने अभी समझाया आपको, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो a ग्रेटर देन b था, दैट विल चेंज इनटू लेस देन b। a ग्रेटर देन b इंप्लाइज am इज लेस देन bm, वेयर m इज नेगेटिव। m अगर नेगेटिव होगा तो am लेस देन bm, ठीक है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a1 less than b1, a2 less than b2 dot 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 am less than bm। this implies अब सबके लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट इज आल्सो लेस देन सबके राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट। देखिएगा, ये जनरलाइज्ड प्रॉपर्टी है, दैट इज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। दिस प्रॉपर्टी आर नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन। इन जनरल दिस प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ध्यान रखना, इन जनरल ये ट्रू नहीं है, कुछ पर्टिकुलर केस में ट्रू हो सकती है। इन जनरल एडिशन के लिए ट्रू है और जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। जैसी प्रॉपर्टी है वैसे ही आपको अप्लाई करना है। कुछ केस में फिर ट्रू होगा, कुछ केस में ट्रू नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। ये दो ऊपर प्रॉपर्टी थी, उसको लेके मैंने क्वेश्चन लिख दिया हुआ है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है, कर लोगे तुम सब फटाफट, निकालो। इट इज गिवन दैट, आपको गिवन क्या है कि xk को डिफाइन किया है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2k माइनस 1, वेयर k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब x1 क्या होगा? व्हाट इज x1 बताओ?
व्हाट इज x1? k की वैल्यू 1 रख देते हैं. x1 is greater than equal to 2 into 1 minus 1, तो 1. When k equal to 2, what is x2? x2 is greater than equal to 2 into 2 minus 1 means 3. When k equal to 3, what is x3? Clear it? This is equal to 5. Now you have to add all these things. Just add it. Question खत्म हो गया. So what is x1 plus x2 plus x3 up to xn? This is greater than equal to 1 plus 3 plus 5 and so on. कहाँ तक जाना बेटा? up to n तक जाना है. तो up to n. n is here 2n minus 1. इसका सम निकालना आप सभी को आता है. जल्दी से निकाल लो सम. ये तो एपी वाला क्वेश्चन है. तो ये आपका केस ए तो बहुत इजी है, सिंपल हो गया. अरे ये एपी है ना, ये सीरीज एपी में जीपी में. देखो एपी में तो सम टू एन टर्म ऑफ एपी लगा दो. क्या होता है? n by 2. n नंबर ऑफ टर्म ऐड कर रहे हो, 1 2 3 अप टू n. देखो ध्यान से, n नंबर ऑफ टर्म ऐड कर रहे हो. So n by 2, 2 into a1 plus n minus 1, common difference is 2. Solve कर दीजिए. So this will be equal to on solving. ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, यहाँ equal to साइन आएगा. इसको समझाता हूँ मैं आपको. This will be equal to n by 2, 2 plus 2n minus 2. So this will be equal to n by 2 into 2n. So this will be equal to n square. अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ आपने इक्वल टू क्यों लगा दिया? तो गलत हो गया, मुझे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना चाहिए था. अच्छा, मान लीजिए ऊपर ऐसा था, सपोज कर लो, ये आप नोट डाउन कर लो, फिर बताता हूँ. ये लगाना सही है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू बार बार लगाना वो गलत है. अपन ने यहाँ पे ध्यान दीजिए, अपन ने यहाँ पे केवल इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है. अपन ने इस राइट हैंड साइड को किसी दूसरी कम या ज्यादा वैल्यू से रिप्लेस नहीं किया. तो वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस राइट हैंड साइड. ये राइट हैंड साइड जब सॉल्व करना हो तो इक्वल टू लगाऊंगा, क्योंकि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी. दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी आर इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. अल्टीमेटली वापस मैं इसको प्रिजर्व करूंगा और लास्ट में लिखूंगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n स्क्वायर. Is that clear? अगर आपने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया होता तो उसका मतलब क्या होता कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो पिछले स्टेप से बड़ा है. अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया होता, इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, जबकि ये क्वांटिटी इससे बड़ी नहीं है, इससे केवल इक्वल है. अरे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी में क्या रिलेशन है बताइए? जिसको मैं ग्रीन से टिक कर रहा हूं, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म के बीच में इक्वलिटी का रिलेशन है कि ग्रेटर देन का रिलेशन? सस्टी ज्वाइन करो जल्दी. तो मोबाइल से कर लो अगर लैपटॉप में दिक्कत हो रही तो. मुझे ये बताओ, ये वाले टर्म और ये वाला टर्म इक्वल है या ये इससे बड़ा है? अरे जवाब नहीं आया बेटा. ये जो रिजल्ट है और इसको सम करके ये जो रिजल्ट लिखा है, इन दोनों में इक्वलिटी का रिलेशन है. वही इसी का सम तो ये लिखा आपने, तो इन दोनों में इक्वलिटी का रिलेशन है, इसलिए ग्रेटर देन वर्ड यहाँ नहीं लगेगा. समझ में आई मेरी बात? इसका ध्यान रखिएगा. यहाँ पे अब ग्रेटर देन वर्ड नहीं लगेगा, इक्वल टू चलेगा. एंड में वापस हम लिख देंगे. क्यों? ये जो इक्वलिटी है वो इसके लिए आई है. दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन n स्क्वायर. दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन n स्क्वायर. ये पूरी इक्वलिटी इस राइट हैंड साइड के लिए चल रही है, क्योंकि सभी केस में राइट हैंड साइड इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म. राइट हैंड साइड इज नेवर ग्रेटर देन दिस टर्म. This term is never greater than this. This is not greater than this. This is equal to this. This is equal to this. Is that clear? इसका ध्यान रखिएगा. चलिए अगले पार्ट में आने से पहले मुझे ये बताइए कि फैक्टोरियल का मतलब मालूम है आप सबको? अगले पार्ट में हमें क्या करना है? x1 into x2 into x3 up to xn. This is greater than equal to 1 into 3 into 5 into 7 up to what? 2n minus 1.
नाउ लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। मैंने एक आध बार एक्सप्लेन किया था, फिर से देख लो। फैक्टोरियल मतलब ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है 2n, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे अगर मैं कंटिन्यूअस प्रोडक्ट लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, दिस इज रिटन एज फैक्टोरियल 6। या कोई बोले फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 10 9 8, कंटिन्यू प्रोडक्ट करते जाओ 3 2 1। नंबर ले लो, जो भी नंबर का फैक्टोरियल लिखना उससे एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक 1 पे ना पहुंच जाओ। दिस कंटिन्यूअस प्रोडक्ट को लिखने का एक हमने नोटेशन दिया फैक्टोरियल। इसको हम प्रोडक्ट भी लिख सकते थे अगर आप प्रोडक्ट के फॉर्म में देखें तो, लेकिन प्रोडक्ट तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, फैक्टोरियल हम केवल नेचुरल नंबर के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि फैक्टोरियल 7 क्या होगा, बहुत सिंपल है, 7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल n क्या होगा, ये भी सिंपल है, n को एक कम कर दो, एक और कम कर दो, करते जाओ, कम करते जाओ एक एक, जब तक कि आप 1 पे ना पहुंच जाओ, 3 to 1 पे ना पहुंच जाओ। तो एक चीज ध्यान देना, 7 फैक्टोरियल में कितने सारे टर्म मल्टीप्लाई किए, 7। फैक्टोरियल 10 में 10, फैक्टोरियल 6 में 6, फैक्टोरियल n में n नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई किए, और हर नेक्स्ट नंबर पिछले से एक कम है। फैक्टोरियल 2n में कितने मल्टीप्लाई करोगे, कैसे लिखोगे, 2n को एक कम करके लिखो 2n minus 1, और एक कम करके लिखो 2n minus 2, करते जाओ कहां तक, 3 2 1। तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म कितने नंबर टर्म होंगे, 2n नंबर टर्म। तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि जो टॉपिक ले उसको जितना उस समय तक जितना आप समझ सकते हो, जितना मैक्सिमम समझा सकते हो उतना समझाओ। मैं वो गड़बड़ नहीं कर रहा जैसे मैक्सिमम टीचर लोग करके आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन में उन्होंने और टीचिंग लेवल डाउन कर दिया। ऑन द नेम ऑफ IIT दे आर जस्ट टीचिंग, बस RD शर्मा भी पूरा ढंग से नहीं कंप्लीट कर रहे। अब क्योंकि भाई बच्चों को सिंपल चीज मिल रही है तो बच्चों को इजी लग रहा है, अच्छी बात है, इजी लगना चाहिए, लेकिन ऐसा 2-4 महीने चलेगा, उसके बाद फिर वो किसी काम के नहीं रहेंगे, स्टूडेंट का पूरा साल बर्बाद होगा। नो, इतनी बात समझ में आई सभी को। अब देखते हैं आंसर में क्या चाहिए, फिर हम बात करते हैं। हमें 2n फैक्टोरियल 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल चाहिए। थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों रिजल्ट मुझे लाने हैं, ये भी इसके अंदर लाना और ये भी इसके अंदर लाना। अब थोड़ा दिमाग खर्च करना चालू करते हैं। चलिए, मैंने क्लियर कह दिया कि मैं अगर केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं तो जो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू लिखूंगा। समझ में आ गई बात, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैं केवल अभी इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। 2n फैक्टोरियल को देखते हैं, 2n फैक्टोरियल क्या है, 2n फैक्टोरियल क्या है, ऊपर 2n फैक्टोरियल चाहिए ना, ये लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल तुम्हारे सामने, ये दो चीज दिखनी चाहिए, n फैक्टोरियल 2n। तो 2n फैक्टोरियल देखो, 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus 3, 2n minus 2, 2n minus 3। चलो इसको थोड़ा सा और लिखता हूं, इसको ऐसा लिखता हूं 1 3 5 7 और 2n minus, एक काम करो, इसको एक काम करो, मैं उल्टा लिखता हूं। तो मैंने लिखा 2n minus 1, इसके पहले कौन होगा, इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा, बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो भाई यहां से निकाल लो ना, पुट k इक्वल टू n माइनस 1, k की जगह n रखने पे n टर्म मिला, तो xn माइनस 1 क्या मिलेगा, k की जगह n माइनस 1 रख देता हूं, तो हो जाएगा k की जगह n माइनस 1 रख लो, तो 2 into n minus 1 means 2n minus 2 minus 1, so 2n minus 3, so it will be 2k minus 3, so it will be 2n minus 3, कोई डाउट। और अगला टर्म लिखोगे तो समझ में आ गया, 2n माइनस क्या आएगा, अगर अगला और लिखना चाहते हो तो 2n minus 5, ये सब मल्टीप्लाई होते रहेंगे, 7
5 3 1। ये आपका इसको और थोड़ा सा ज्यादा टर्म करके लिख दिया जिससे कुछ इनसाइड बने। अब इनसाइड क्या बनेगी भाई, थोड़ा इसको और इसको कंपेयर करो तो यार 2n माइनस 1 है, इसका अगला टर्म लिखोगे तो वो हो जाएगा 2n माइनस 3, ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, मैं फैक्टोरियल 2n यहाँ नीचे लिख देता हूँ जिससे तुम्हें कुछ समझ में आए करना क्या। थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया है, ये कैलकुलेशन आगे भी अपने को मिलेगा जब हम पीएनसी बाइनोमियल पढ़ेंगे तो भी मिलेगा। 2n हो गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 अप टू, मैं लिख रहा हूं ध्यान देखना, 6 5 4 3 2। कोई प्रॉब्लम किसी को? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता था, उस नंबर को लिखो, उससे एक कम करो, फिर एक कम करो, फिर एक कम करो, फिर एक कम करो, एक 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 कम करते जाओ जब तक कि आप 1 2 पे ना पहुंचे। ये बोला था मैंने। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे आते हैं वापस। तो इसमें मुझे कौन कौन सी चीज मालूम है, 2n माइनस 1 है मेरे पास, 2n माइनस 3 मेरे पास है, 5 मेरे पास है, 3 मेरे पास है, 1 मेरे पास है। मुझे ऊपर फैक्टोरियल 2n लाना है, मतलब मुझे पूरी ये चीज लानी है। तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो चीज नहीं है मेरे पास 2n, 2n माइनस 2, 2n, ये 6 4 2, इससे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो द राइट हैंड साइड विल बिकम नाउ, लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 अप टू 6 4 2। इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो। तो 2n मल्टीप्लाई कर दिया और थोड़ा अरेंज करके लिख दो, 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2 इसके बीच में घुसा दिया, फिर 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 भी चलो घुसा दिया, करते गए, 7 के बाद 6 को अंदर कर दिया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और डिवाइड कर दिया 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 अप टू 6 4 2। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हो गई है? इसमें कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछें। अब इतना सोचना तो मेरे साथ सीख गए होंगे कि सर थोड़ा थोड़ा कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? फैक्टोरियल का मतलब था जो नंबर का फैक्टोरियल लिखना है उसको एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते जाएं जब तक कि हम 1 पे ना पहुंचे। तो यहां भी ऐसा ही था, लेकिन ये कंटिन्यूअस नंबर नहीं था, गैप आ रहा था और मुझे आंसर में 2n चाहिए था। ये मैंने देखा, मुझे आंसर में 2n चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट था फैक्टोरियल। तो मैंने 2n फैक्टोरियल लिख दिया और देखा कौन कौन सी चीज मेरे पास है और कौन कौन सी गायब है। जो चीज गायब है उस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को थोड़ा अरेंज करके लिख दिया जिससे फैक्टोरियल 2n दिख जाए। Is this clear to everybody? सृष्टि तुम्हारा यस नहीं आया, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो देखो न्यूमरेटर 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3 up to 6 5 4 3 2 1. This numerator is obviously nothing but this whole quantity and this can be written as factorial 2. कोई प्रॉब्लम किसी को? ऊपर तो सही हो गया। अब नीचे आते हैं। नीचे मुझे जो चाहिए वो चाहिए 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। और थोड़ा फैक्टोरियल n को देखें, क्या है फैक्टोरियल n? n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 3 2 1। n माइनस 1, n माइनस 2, ध्यान से पढ़ो, n माइनस 1, n माइनस 2। सो लेट अस राइट फैक्टोरियल n हियर। इसको अरेंज करते हैं। क्या है फैक्टोरियल n? चेंज करके लिख दो, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू 2 1। तो ये चीज नीचे लानी है, फैक्टोरियल n लाना मतलब ये चीज लानी है नीचे। तो यहां मुझे केवल n चाहिए, 2n नहीं चाहिए, n चाहिए।
इसमें मुझे n-1 चाहिए, यहां से n-1 कैसे आएगा? सेकेंड ब्रैकेट में से n-1 कैसे आएगा सोचो। अगला मुझे n-2 चाहिए, इस ब्रैकेट में से n-2 कैसे आएगा सोचो। ये चाहिए ना, जो चाहिए उसके हिसाब से सोचो। इस ब्रैकेट का क्या करूं कि मुझे n-1 मिल जाए? क्या इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लूंगा तो n-1 मिलेगा? इस ब्रैकेट में 2 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा? n-2 मिलेगा। इस लास्ट वाले 6 में से 2 कॉमन निकाल लूंगा तो 2 into 3 मिल जाएगा। सो नाउ आई एम राइटिंग लाइक दिस, 2 into n into 2 into n-1 into 2 into n-2 up to 2 into 3, 2 into 2, 2 into 1। ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में ये जो अपन ने टर्म लिखे हैं, इसमें हर एक टर्म में से 2 कॉमन निकला। अच्छा पहले जी बताओ, ये है कितने सारे टर्म? हाउ मेनी टर्म आर दिस? ऑब्वियसली मैंने इसके अंदर फीड किया था, तो आधे टर्म ये होंगे और आधे टर्म ऑड वाले होंगे। और टोटल टर्म कितने थे इसमें? n 2n थे। फैक्टोरियल 2n में टोटल टर्म कितने थे? 2n टर्म थे। और आधे मैंने इसमें ऑलरेडी ये लिखे हुए हैं, और ये आधे मैंने इसके अंदर फीड किए, अंदर मल्टीप्लाई किए हैं। ये एक्चुअल में आधे टर्म है। किसके आधे? 2n के आधे। 2n के आधे मतलब कितने? n टर्म। सो दीज आर एक्चुअली n टर्म्स। ये n टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया है, ध्यान रखना। भाई अल्टरनेट फीड किया है ना, बोले सर n टर्म कैसे आया? सर समझ में नहीं आया। देखो मान लो एक नंबर लिया मैंने नंबर ले लिया 1 3 5 7 9 11। कितने गिनो? 1 2 3 4 5 6। अब मैंने कहा मान लो ये अल्टरनेट वाले टर्म मेरे पास नंबर होते हैं और मैं ये उसके अंदर फीड कर रहा हूं, तो नेचुरल बात है अगर टोटल 6 टर्म है और अल्टरनेटली आपने अगर फीडिंग की है तो आपने 3 नंबर ही फीड किए होंगे। ऑब्वियस है ना, अगर 4 फीड कर दोगे तो 6 से की वजह 7 टर्म हो जाएंगे, या 3 से कम करोगे तो जितने, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है, नंबर ऑफ टर्म कितने? 6 है, मतलब इवन है, तो आधे मिलेंगे अल्टरनेट में और आधे मिलेंगे बचे हुए अल्टरनेट में। मतलब फर्स्ट वाले के साथ जो अल्टरनेट चलेगा उसमें 50% मिलेंगे और सेकंड वाले के साथ जो अल्टरनेट चलेगा उसमें 50% मिलेंगे। तो अगर 2n है तो 2n का 50% तो n हो गया। अब फर्स्ट वाले से जो अल्टरनेट चल रहे थे वो हमने इसमें फीड किए, फर्स्ट वाले से जो अल्टरनेट चल रहे थे वो हमने फीड किए, तो ऑब्वियसली ये जो फीड किए हैं ये आपके पास कितने होंगे? ये n होंगे। और जो दूसरे बचे हुए वो कितने होंगे? n होंगे। तभी टोटल होके 2n नंबर ऑफ टर्म बनेंगे। अब क्लियर हो गई बात? तो ये जो हमने नंबर ऑफ टर्म जो मल्टीप्लाई किए, ये एक्चुअल में n नंबर ऑफ टर्म हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और हर एक में से हमने 2 कॉमन ले लिया। सोच लो इतना, फिर आगे चलते हैं, फिर अगला स्टेप लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस वाले ब्रैकेट में से एक 2 मिला, इस वाले ब्रैकेट में भी एक 2 मिल रहा है, इसमें भी एक 2 मिल रहा है। अच्छा अगर ये 3 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 2q मिलेगा। 3 ब्रैकेट के 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2q मिलेगा। 4th ब्रैकेट वाले 2 को और इसमें साथ में ले लूंगा, क्लब कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 की पावर 4 मिलेगा। 5th ब्रैकेट वाले 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 5 मिलेगा। कितने ब्रैकेट है बेटा ऐसे तुम्हारे पास? n ब्रैकेट है, n टर्म मतलब n ब्रैकेट्स है और हर ब्रैकेट में 2 हमें कॉमन निकालना है। तो अगर ये 2 2 2 2 2 में n ब्रैकेट में एक साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 हाउ मेनी टाइम्स? बोलो n टाइम्स। ये एक बचा। अब अंदर क्या बचा? देखो n बचा और क्या बचा? n-1 बचा, n-2 मिला, ये 2 बाहर निकल गया तो क्या मिला? 3 मिला, ये 2 बाहर निकल गया तो क्या मिला? 2 मिला, ये 2 बाहर निकल गया तो क्या मिला? 1 मिला। और n into n-1 n-2 up to 3 to 1, ये कितना? फैक्टोरियल n। So this is nothing but factorial 2n upon
2 कितना मल्टीप्लाई किया, n टाइम्स किया, तो 2 की पावर n बाहर निकला, एंड दिस इज फैक्टोरियल। ये इसका रिजल्ट। नाउ सी दिस लॉ ऑफ स्क्वायर, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं, तो उसको समझना है। लॉ ऑफ स्क्वायर क्या है? लॉ ऑफ स्क्वायर मैंने जैसे आपको पिछले अभी बताया भी था मैंने, देखो, इफ a इज ग्रेटर देन b implies a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ये कंडीशन ध्यान रखो, मॉड ऑफ a इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ, अगर मॉड ऑफ a अगर मॉड ऑफ b से बड़ा है तो ही उसका स्क्वायर जो है a b से बड़ा होगा। a इज ग्रेटर देन b, लेकिन मॉड ऑफ a लेस देन मॉड ऑफ b है, ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ a लेस देन मॉड ऑफ b है, तो a स्क्वायर इज लेस देन b स्क्वायर होगा। क्या मैंने कहा? हमको देखना ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड के मॉडुलस के बीच में रिलेशन है। जैसा रिलेशन इस मॉडुलस के बीच में होगा वैसा ही इनइक्वलिटी की यहाँ पे आएगी। अगर मॉड ऑफ ए लेफ्ट का मॉड राइट के मॉड से बड़ा होगा तो ऐसी इनइक्वलिटी आएगी जैसे यहाँ पे सेम, और अगर लेफ्ट का मॉड राइट के मॉड से छोटा होगा तो इनइक्वलिटी आपकी पलट जाएगी। भले यहाँ ग्रेटर देन लगाओ, समझ गए? क्लियर? पावर कैन बी 2n, मतलब ये स्क्वायर के 4 पावर 6 पावर 8 पावर भी ले सकते हो, ठीक है? ओके, दूसरी बात देखो, इस पे आ जाओ, इस पॉइंट को समझो। इफ x इज बिटवीन a टू b, अगर x a से b के बीच में है तो स्क्वायर करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा when a and b are नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मींस, सपोज कर ले, लेट अस टेक एग्जांपल, मैं x को रीड कर दूं फिर बताता हूं। when x is between a to b then b square x square is between b square to a square, मतलब पलट जाएगा, b square पहले आएगा, a square बाद में आएगा। if a and b are नॉन पॉजिटिव, मतलब दोनों नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो स्क्वायर करने में कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दो, लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे तो ये इसका स्क्वायर पहले आएगा, इसका स्क्वायर बाद में आएगा। अच्छा, अब एक मजेदार बात, अब मान लो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव है, तो कहानी कुछ अलग ही है, नॉर्मल स्क्वायर जैसा काम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बताते हैं। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग सो मच मिस्टेक्स। इतनी छोटी छोटी बातों पे मिस्टेक्स क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, सपोज कर लें, क्योंकि वो लॉस को नहीं पढ़ते, लॉस को नहीं पढ़ोगे तो परेशान होते रहोगे। x इज बिटवीन 2 to 5, x 2 से 5 के बीच में मान। अब मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन 2 स्क्वायर लेस देन 5 स्क्वायर, विदाउट एनी डाउट। क्यों? क्योंकि बोथ साइड्स आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ पहली बात, पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव, स्क्वायर करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात समझिएगा, x ग्रेटर देन -5 लेस देन -2। बेटा ये सही लिखा कि ये होना चाहिए था? सॉरी, शायद गलत लिख दिया मैंने। कौन सही है, फर्स्ट की सेकंड? ए वाला 2 का ए सही है कि 2 का बी सही है? हेलो, इन दोनों में छोटा कौन है? -2 और -5 में -5 छोटा है, तो नेचुरल सी बात है ये गलत है। अब जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन। जब मैं -2 का स्क्वायर करूंगा तो -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 हो जाएगा, तो इनइक्वलिटी पलट जाएगी। देखिए, इनइक्वलिटी एक्चुअली यहाँ पलटनी चाहिए थी, तो इनइक्वलिटी को रिवर्स करने की बजाय मैंने नंबर को रिवर्स कर दिया। होना क्या चाहिए था इसको बहुत से बच्चे ऐसा लिखते हैं, गलत नहीं लिखते, वो ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेसर देन -5 का स्क्वायर इज लेसर देन -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको रीड करो ना, एक्स स्क्वायर बड़ा होगा -2 के स्क्वायर से, और -5 का स्क्वायर बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, मतलब एक्स स्क्वायर छोटा होगा -5 के स्क्वायर से, ये लिखा।
तो या तो आप ऐसा लिख लो, मैं ऐसा लिखना पसंद नहीं करता हूं, मैं तो सीधा बोलता हूं भाई इनइक्वलिटी में छोटी वाली क्वांटिटी यहाँ आएगी, बड़ी वाली क्वांटिटी यहाँ आएगी, इतना परसेंट क्यों होना है भाई? कभी आप लिख ही नहीं सकते कि एक्स स्क्वायर 25 से बड़ा है और 4 से छोटा है, ये लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इसका कि एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा है 25 से, इसका सही मतलब है। ठीक, चलिए अब तीसरी बात देखिए, तो जब भी नेगेटिव आए तो छोटे वाले नेगेटिव, जो छोटा वाला नेगेटिव होगा ना, ये जो बड़ा वाला नेगेटिव होगा उसका स्क्वायर छोटा हो जाएगा, और छोटा वाला नेगेटिव होगा उसका स्क्वायर बड़ा होगा। तो इसको पहले लिख देना, इसको बाद में लिख देना, ऐसे। ठीक है, दूसरी अगली बात समझना। सपोज कर लो मैंने कह दिया x इज ग्रेटर देन -2 बट लेस देन -5। Now tell me what is x square? Sorry, less than +5. Now tell me what is x square? X square is between 0 to 4. Option C. X square is between -4 to 25. Option D. X square is between 0 to 25. ये इक्वल टू 4 नहीं है, तो यहाँ इक्वल टू डाल दो, हटाओ, सब जगह डाल दिया, सब जगह इक्वल टू दे दिया। बताओ कौन सा होगा? एंड ऑप्शन इज रॉन्ग। दिस इज द मिस्टेक यूजुअली डन बाय स्टूडेंट। यही वो मिस्टेक है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया। देखिए इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोचोगे ना तो फिर तो वो गड़बड़ हो जाएगी, साहब स्क्वायर कर दूंगा तो ये भी +4 हो गया और ये +25 हो गया। नहीं नहीं, गलत है। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू +5। एक्चुअल में इसके दो पार्ट है। एक है इसके, इन दोनों के बीच में 0 आ चुका है, ध्यान देना आप। तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5। आपको बेटा दोनों को पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव पे लेके जाना पड़ेगा, तब सही डिसीजन ले पाओगे आप। तो चलिए, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव वाला अलग कर दिया, पॉजिटिव वाला अलग कर दिया। यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लगाता हूं, चलो हटाओ। तो यहाँ x जो है -2 से 0 के बीच में 0 इंक्लूडेड नहीं है तो नेगेटिव है। यहाँ x 0 इंक्लूड है और 5 है तो ये पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इस वाले x का स्क्वायर करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0 का स्क्वायर यहां मिल जाएगा और -2 का स्क्वायर यहां मिल जाएगा, जैसा अपन ने ऊपर देखा था। और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये दोनों तरफ पॉजिटिव वाली की बात हो गई। 0 को भी पॉजिटिव जैसे ही ले लो, दोनों तरफ पॉजिटिव वाली बात आ गई। तो 0 का स्क्वायर यहीं रहने दूंगा और 5 का स्क्वायर यहां लिख दूंगा। तो इसने क्या रिजल्ट दे दिया? इसने रिजल्ट दे दिया, दिस इंप्लाइज दैट, क्या दिया इसने? एक्स स्क्वायर इज बिटवीन 0 to 4, और इसने इंप्लाइज दे दिया एक्स स्क्वायर इज बिटवीन 0 to 25। अब मुझे बताओ कि मुझे इन दोनों को में से आंसर क्या लेना चाहिए? पहले ये देखो मैंने किया क्या है। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने में कुछ नहीं है, सिंपल स्क्वायर करके लिख दो। दोनों तरफ नेगेटिव है तो स्क्वायर करो, लेकिन रिवर्स लिखो। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है तो भाई साहब ऊपर जैसे कैलकुलेशन मत करो, एक्चुअल तरीका ये चल रहा है। क्या ये बात समझ में आई? बेटा बीच में 0 आ गया ना, वो 0 प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आधा पार्ट नेगेटिव और आधा पार्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले पार्ट में पहला वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा, नेगेटिव वाले पार्ट में दूसरा वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। इसलिए मैंने नेगेटिव पार्ट अलग कर दिया, पॉजिटिव पार्ट अलग कर दिया, और कर दिया मैंने स्क्वायर नेगेटिव वाले के कॉन्सेप्ट से कि इस वाले का स्क्वायर पहले आएगा, इस वाले का स्क्वायर बाद में आएगा। पॉजिटिव वाले कॉन्सेप्ट से इसका स्क्वायर अपनी अपनी जगह रहेगा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को?
मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक मिली, 0 से 4 मिली, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 25 मिली। तो बताओ मेरा आंसर क्या होना चाहिए इन दोनों का यूनियन? अब क्लियर सबके समझ में आ गया होगा कि योर करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब एक्स स्क्वायर करने पे जो नेगेटिव वाली वैल्यू मिल रही थी 0 to 4, ध्यान देना, 0 to 4 वाली जो वैल्यू मिल रही थी वो वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर मैं बच्चों को ये क्वेश्चन देता, ये वाली वैल्यू इसके स्क्वायर का जो रेंज आ रहा था वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको आप ऐसा याद करोगे कि जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0 से जाएगी और छोटी होगी मैक्सिमम ऑफ जो भी स्क्वायर था, -2 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के में से जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसको यहां लिख दो, ठीक। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिखता तो और मजा आता, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और लेस देन इक्वल टू 2 लिखता। मैं अगर ऐसा लिखता तो आंसर क्या आएगा बताइए? अब कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों में? -5 से 2 लिखता देता तो क्या होता? यही ऑप्शन, यही है चारों ऑप्शन, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? अगेन ध्यान रखना, सेम होगा बाय दिस रूल, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, इसका मैक्सिमम -5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसमें जो मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अब स्क्वायर करो, -5 का स्क्वायर 25 और 4, इसमें कौन ज्यादा है? 25। ये आंसर, इस केस में भी डी आंसर। समझ में आ गया? जल्दी नोट डाउन करिए। ये थर्ड केस है जिसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो केवल 11th वाले बच्चे नहीं, 12th वाले भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब इनइक्वालिटी उन्हें पढ़ी होती है ना, तो उनके टीचर ने केसेस को बाइफरकेट करके नहीं समझाया होता है। चलिए, मुझे बस ओरल आपको आंसर देना है, इस क्वेश्चन के ओरल आंसर दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। Find the range of variation of x square if x is a variable described as below. 2 से 6 आंसर बोलो, 2 से 6 का आंसर क्या होगा? 2 से 6 का आंसर 4 to कितना? 36। ओके, अच्छा, अब बताओ -3 to -1 का आंसर। अरे बोलो या लिख के भेजो, -3 से -1 का आंसर। अरे इसका स्क्वायर कर लो ना भाई, और ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल 1 to 9। -3 से 4 का आंसर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो क्या होगा ये? अब ये स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 से कहां तक जाऊंगा? 0 पे क्लोज आएगा क्योंकि 0 बीच में आ गया है। और 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, देखो -3 का स्क्वायर इंक्लूडेड नहीं है, ये 9 देगा, और 4 का स्क्वायर इंक्लूडेड है, 16 देगा। दोनों में बड़ा कौन है? 16। 16 वाला इंक्लूडेड है, तो 16 तक जाऊंगा, क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। अगर मान लो यहाँ ओपन होता और यहाँ क्लोज होता, मान लो ऐसा देता मैं, -3 क्लोज देता और 4 ओपन देता, तो मैं आंसर क्या लिखता? मैं 0 लिखता, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में 0 से स्टार्ट करूंगा, वहां क्लोज भी आएगा हमेशा, और 4 का स्क्वायर 16 में ओपन आएगा। थोड़ा ध्यान देना इन चीजों का। इसका आंसर बोलो, इसका आंसर क्या आएगा? -5 से 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 0 तो लेफ्ट में आएगा, ऑब्वियस है ना। और कहां तक जाएगा ये एक्स स्क्वायर? कहां तक जाएगा ये? -5 का स्क्वायर 25, और ये 4 बड़ा तो 25 और 25 पे क्लोज लगा है, तो इक्वल टू भी आ जाएगा। ये हो गया।
अब गलती नहीं होगी ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल देखते हैं। इन लॉस को खत्म करें सबसे पहले। अच्छा, ये वेरिएशन वाले क्वेश्चंस फिर अगली क्लास में लूंगा, पहले लॉ समझाऊंगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या, ध्यान दो, अगर a b से बड़ा है तो 1/a लेस देन 1/b है व्हेन a and b हैव सेम साइन। अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, a b से बड़ा है 1/a ग्रेटर देन 1/b है, a and b आर अपोजिट साइन। बताया था मैंने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? ओके, अब अगर x मान लो a से b के बीच में, x a से b के बीच में और a और b का साइन सेम है। साइन सेम का कहने का मतलब है a और b दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकेट करने पे ये 1/b पहले आएगा 1/a बाद में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन कहानी समझिए, अब अगर x अगर a से b के बीच में है और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, जिसके बीच में जीरो आएगा वो तुमको करेगा परेशान। कैसे परेशान करेगा, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं फिर समझ में आता आपको वो कैसे परेशान करेगा। तो क्या करेगा अभी आपके समझ में आए। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला केस ले रहा हूं, बाकी केस में ऐसे कोई दम नहीं है। मान लो ऐसा ले लिया मैंने, x जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 5 है, तो 1/x क्या होगा जल्दी बताओ। इसको 1/, कर लो तो 1/5 और 1/2, इसमें कौन छोटा हो गया, 1/5 छोटा हो गया और 1/2 बड़ा हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर x मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होता और लेस देन इक्वल टू -2 होता, फिर रेसिप्रोकेट करना था, 1/x कितना हो जाएगा, अब 1/-2 1/-5, तो 1/-2 यहाँ आ जाएगा और 1/-5 यहाँ आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब मेन बात आ जाओ, मेन क्वेश्चन, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। अब फिर इसको ऊपर जैसे सॉल्व नहीं कर सकते आप, क्यों, तो इसमें फिर वही दो कहानी बनी, फिर दो केस बने। पहला केस क्या बना कि x की वैल्यू -2 से 0 के बीच में, और दूसरा केस क्या बना कि x की वैल्यू 0 से 5 के बीच में। अब इसको रेसिप्रोकेट करता हूं, 1/x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी 1/0 से। अच्छा, ये जो 1/0 होगा ना, ये ध्यान देना, ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 मतलब 0 से कम, 0 नहीं है इसमें, 0 से छोटा। तो अगर ये नंबर लाइन पे 0 है और 0 से छोटे की बात कर रहा हूं तो नेगेटिव बात है, तो नेगेटिव 0 लिख रहा हूं। सुनना ध्यान से, मैं उसको नेगेटिव 0 लिख रहा हूं समझाने के लिए, मतलब 0 नहीं है ये, एक्चुअली में 0 नहीं है, ये क्या है, ये -0.00001 ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है, क्योंकि 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो 1/-0 0 माइनस और 1/-2 और 1/-0 0 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। मालूम है ना, 1/0 को आप इन्फिनिटी लिखते हो, ऐसे सही नहीं है लिखना, लेकिन चलो अभी तक मान लेते हैं कि लिखते हैं, 10 तक ऐसा लिखते आ रहा है तो अभी भी लिख लेंगे। ऐसी चीजें, इसका मीनिंग कुछ अलग है। तो 1/, जब नेगेटिव 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, नेगेटिव 0 का मतलब इस प्रकार के नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इससे और छोटा नंबर भी आप ले सकते हो, ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, वो जितने छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा वैल्यू उतनी बड़ी आएगी। लेकिन नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव है इसलिए वैल्यू बड़ी आएगी कि नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, -इन्फिनिटी। ये हो गया, समझ में आया। यहां पे अगर मैं रेसिप्रोकेट करूंगा तो 1/x बड़ा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पहले आएगी और ये वाली वैल्यू बाद में आएगी। देखो दोनों तरफ नेगेटिव है तो भी रेसिप्रोकेट होकर इधर उधर जाएगा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो भी रेसिप्रोकेट होना है और चेंज होना है, दोनों नेगेटिव है तो भी रेसिप्रोकेशन में चेंज होना है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। ठीक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो उसके केस बनेंगे। अब यहां पे क्या हो गया,
अब यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखना, x 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 तो एज इट इज हो गया 1/0। 1/0 यहाँ 0 प्लस की बात चल रही है, एक प्रकार से 0 प्लस है, ऐसा मान लो 0 है 0 प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो अगर x की वैल्यू -2 से 5 के बीच में जाती है तो 1/x की वैल्यू -इन्फिनिटी से -1/2 के बीच में जाएगी, और 1/x की वैल्यू आपकी 1/5 से इन्फिनिटी के बीच में जाएगी। इन्फिनिटी पे इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ इक्वल टू जरूर है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। अब इसको अगर मैं इंटरवल के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि 1/x बिलोंग करता है, हाँ बिलोंग करता भाई, -इन्फिनिटी से -1/2 क्लोज इंटरवल इक्वल टू SDA। और आया मतलब क्या होगा, यूनियन, मतलब ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, आंसर इसमें भी जा सकता है, आंसर इसमें भी जा सकता है, तो दोनों क्या करना, क्लब करना है, इकट्ठा करना है। तो यूनियन यहाँ पे आ जाएगा 1/5 टू इन्फिनिटी, ये इसका आंसर बनेगा। नोट डाउन। और ये दोनों केस में, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, ये दोनों केस जब क्वेश्चन के बीच में आते हैं ना, बच्चे गलती करते हैं। अभी मैं 12th में पढ़ा रहा था एक टॉपिक में, तो आ गया एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, स्क्वायर वाला फंस गया, साइन थीटा -1 से 1 के बीच में होता है। अब उसके बाद जो है थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यूज आई, -1/2 से 1, -1/2 से 1/4 या 3/4 के बीच में कुछ गया था। अब मैंने बताओ बता इसका स्क्वायर किसके बीच में जाएगा, एक बच्चे ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया, जबकि 12th में पढ़ रहे हैं। ऑल ऑफ देम हैड स्टडीड दिस थिंग इन 11th क्लास, और 12th में कैलकुलस में तो खूब यूज होता है, वो सब कोचिंग में कैलकुलस पढ़ चुके हैं, इस बेसिक चीज का गलत आंसर दे रहे हैं। फिर मैंने उनको पूरा बाइफरकेट करके समझाया, तो बोलते ओ सर पहली बार हमने बाइफरकेशन सीखा। तो यहाँ ध्यान रखना, नेगेटिव वाले का रेसिप्रोकल कर दोगे, उसको नेगेटिव से लेके आओगे, मतलब -इन्फिनिटी से -1/2 तक लेके आओगे। पॉजिटिव वाले का रेसिप्रोकल कर दोगे, उसको पॉजिटिव तक ले जाओगे, तो 1/5 से इन्फिनिटी तक ले जाओगे। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/x, तो ग्रेटर देन हो जाएगा ये, इक्वल टू क्लोज इंटरवल है 3/2, एंड लेस देन इक्वल टू 1/10 का रेसिप्रोकल 10। तो इसका रेसिप्रोकल इधर, इसका रेसिप्रोकल इधर, सेकंड का आंसर 1/x, इसका रेसिप्रोकल देखिएगा, यहाँ पे उसने लिखा -5 से -1/4। अब मैं जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ग्रेटर देन -4 हो जाएगा, और लेस देन -1/5 हो रहा है अभी, ठीक है। और -4 और -1/5 में बड़ा कौन है छोटा कौन है, सही लिखा है या गलत लिखा है? सेकंड का आंसर सही है कि गलत है, पहले ये बताओ, कंफ्यूजन लग रहा है यार। अरे -4 और -1/5 में छोटा कौन है? इनमें छोटा और बड़ा कौन है वो देख लो आप, कौन छोटा है? नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, और -1/5 कहाँ होगा? -1/5 तो यहाँ कहीं होगा, तो क्लियर है, -4 छोटा और -1/5 बड़ा है। तो लेफ्ट में जितना होगा वो छोटा होगा, लेफ्ट में छोटा, राइट में बड़ा, ठीक है ना, ये सही है बिल्कुल। थर्ड का आंसर निकालो आप लोग, आ गया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, बोलो आंसर। इसका आंसर क्या होना चाहिए? -1/3 का रेसिप्रोकल तो होगा -3, और यहां से पीछे पहुंचना है, यहाँ पे ओपन है तो यहाँ भी ओपन, यहां से पीछे कहां जाना? -इन्फिनिटी तक। यूनियन 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, क्लोज है तो यहाँ भी क्लोज लेना है,
और यहाँ से पॉजिटिव कहाँ तक भागना, इन्फिनिटी तक। फोर्थ का आंसर क्या किया मैंने, थर्ड में बिल्कुल वही काम करना है। इसको रेसिप्रोकेट किया, ओपन था तो ओपन इंटरवल डाला और नेगेटिव के पीछे पहुंच गया माइनस इन्फिनिटी तक। इसको रेसिप्रोकेट किया, क्लोज था तो क्लोज डाला और पॉजिटिव को लेके जाऊंगा कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसका आंसर क्या होगा बताओ। -2 को रेसिप्रोकेट करूंगा तो -1/2 आएगा। इस पे क्लोज इंटरवल था तो क्लोज लगाऊंगा और इसको ले जाऊंगा माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ही डलता है। 1/3 का रेसिप्रोकेट करूंगा तो 1/3 लिखूंगा और ओपन था तो ओपन इंटरवल लगाऊंगा, उसको ले जाऊंगा इन्फिनिटी तक। फाइंड द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ दिस। आपको y का रेंज निकालना है। तो y आपके दिया हुआ है 2x² - 4/x² + 1, जबकि वेरिएशन दिया -3 से 3 के बीच में। x² का वेरिएशन दिया -3 से 3 के बीच में। तो देखो x की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है बेटा -3 से 3। 5 मिनट रुकना, खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू -3 से 3 दी है तो x² कहां से कहां जाएगा बताओ। तो x² तो ऑब्वियस है आपका 0 से इन दोनों के स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9, यहां तक जाएगा। अब यहां पे राइट हैंड साइड में मुझे x² कम से कम लाना है। यहां x² 2 बार आ गया, मुझे कम से कम स्क्वायर लाना है, मतलब एक बार लाना है। 2 बार आया तो एक बार लाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए मैं कैसे क्या कर रहा हूं, नीचे x² + 1 है, ऊपर भी मैं x² + 1 लिख दे रहा हूं। इसको जैसे कैंसिल कर दो डिवीजन करके। अच्छा, अब आप ध्यान दो, x² + 1 है, मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 2x² + 2 आएगा और यहाँ -4 है तो यहाँ हो गया -6। अब जैसे ही इसका ब्रैकेट ओपन करूंगा ऊपर के न्यूमरेटर मिल जाएगा। तो मैंने इस न्यूमरेटर को इस तरीके से लिखा जिससे कि डिवीजन करने पे एक x² + 1 कैंसिल हो जाए। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि मैं कम से x² के जो नंबर्स हैं वो केवल एक बार ही लाना चाहता हूँ, x² केवल एक बार आए। अब मैं डिवाइड कर देता हूं तो 2 - 6/x² + 1। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो अब मुझे पहले x² की वैल्यू मालूम होगी, उसमें मैं +1 करूंगा, उसको रेसिप्रोकेट करूंगा, उसको -6 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें मैं फिर 2 ऐड करूंगा। ठीक है, तो जितना चीज आपने पढ़ा था ना सब इसके अंदर आ गया। देखो x² किसके बीच में गया, 0 से 9 के बीच में गया। तो x² + 1 किसके बीच में गया, ध्यान से देखते जाओ। 0 + 1 9 + 1 आया, x² + 1 चला गया 1 से 10। अब मुझे चाहिए इसका रेसिप्रोकल। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। मजा कब आता जब एक नेगेटिव होता, तो रेसिप्रोकल कितना मजा दिलाता तुमको, है ना। चलो कोई बात नहीं, मान लो यहाँ +1 की -1 होता तो मजा आया था। कोई बात नहीं, अच्छा आया, ठीक है, सिंपल आया तो और भी अच्छी बात है। 1/x² + 1 क्या होगा, अब इसका रेसिप्रोकल इधर आ गया और इधर आ गया 1/1। इसको -6 से मल्टीप्लाई करूंगा या -6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो देखिए अब क्या होगा, -6/x² + 1, -6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पहले आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -6, और ये -6 से मल्टीप्लाई करते हुए बाद में आ जाएगा। समझ में आ रही है इनइक्वालिटी चेंज होने का मतलब, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, या सबको पलट दो, एक ही बात है। अब इसमें +2 और कर दूं तो ऐड कर देता हूं 2, ऐड करने पे इनइक्वालिटी चेंज तो होती नहीं है। तो -6 + 2, 2 - 6/x² + 1 और 2 - 6/10। देखो ये पूरा का पूरा y आ गया। सो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 + 2 इज -4 बट लेस देन इक्वल टू, एलसीएम ले लेता हूं, हो गया 20 - 6 14/10। So y is greater than equal to -4 but less than equal to 7/5। ये इसका रेंज है। ठीक है,
नोट डाउन कर लीजिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक अपन ने जो 2-4 प्रॉपर्टियां पढ़ी है उन्हीं प्रॉपर्टी को अपन ने यहाँ पे एक साथ यूज कर लिया। बस ये ध्यान रखना था क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू का यूज करना था, मैं क्वेश्चन के अंदर y के अंदर एक्स स्क्वायर कम से कम चाहता हूं, तो एक बार लाना तो पड़ेगा, एक बार लाना चाहता हूं, बस ये कोशिश करनी। तो मैंने इसलिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्रिएट कर लिया, जिससे डिवीजन करने पे ये कैंसिल ही आउट हो जाए। तो एक्स स्क्वायर के साथ मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब डिवाइड किया, कैंसिल किया, सेपरेट कर दिया।